हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो नेचुरल रिसोर्सेज जो आगे हम पढ़ चुके थे उसके जो बाकी के पार्ट्स है उसको लेके आया हूँ। उसमें जो तीन सबसे मेजर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए, वो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल। ये जो साइकिल्स है इस ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोले जाते हैं। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मतलब क्या? जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से जो नेचर में एक पूरा इकोसिस्टम बैलेंस करके रखता है, इन एलिमेंट्स को वो कन्वर्ट करता रहता है नेचर में। इस चीज को बोला जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बेसिकली ये तीनों के तीनों नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नॉन मेटल जो है जनरली प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते नेचर में, तो उनके कुछ कंपाउंड्स, सल्फाइड्स, कुछ अलग तरीके से वो नेचर में हमें मिलते हैं। हम उन्हें ऐसे ही डायरेक्टली कंजिस्ट नहीं कर सकते। तो एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। ये तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर है, जो फर्स्ट वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि वो अराउंड 78% है, मतलब कि अर्थ पे सबसे ज्यादा ये है। तो आप लोग सोच रहे हो कि इतना ज्यादा है तो कहीं दिखता क्यों नहीं? कहाँ से दिखेगा? आपका पूरा बॉडी तो उससे बना हुआ है। चलो, आप लोग को इतना तो मालूम है ना कि हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट थिंग क्या है? सेल। सेल के अंदर क्या होता है? मैंने आप लोग को जिन लोगों ने सेल वाला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, मैंने बताया। सेल के अंदर क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में क्रोमेटिन फाइबर, और उसके अंदर होता है डीएनए। डीएनए जो है हमारा बॉडी का सबसे, मतलब कि एक बेसिक यूनिट है जहां से लाइफ बनना शुरू होता है। जो हमारे पेरेंट्स से हमें डीएनए मिलते हैं, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? वो पागल जैसा मत बोलो सब, लेडीज ना जाए तो वाला। ये आएगा डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आया वर्ड, ठीक है। वैसे आरएनए होता है हमारे बॉडी में। तो ये जो है ना न्यूक्लिक एसिड्स, तो वो न्यूक्लिक एसिड्स मतलब नाइट्रोजन, उससे बने हुए हैं। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स तो पता है ना आपको, ठीक है। फिर ये डीएनए, तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में उससे बनी हुई है। ऐसे ही काफी सारी सब्सटेंस जो प्लांट्स में, काफी सारी जो मतलब उसके बॉडी स्ट्रक्चर में और हमारे आसपास काफी सारी चीजों में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हमारे सॉइल में। तो ये एटमोस्फियर में जो नाइट्रोजन है उसी में से ये सारी चीजें आती है। पर वो डायरेक्ट तो आ नहीं सकता। क्या हम नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? ऐसा हो जाता तो लाइफ कितनी इजी हो जाती। हम डायरेक्ट उसको हमारे बॉडी में प्रोटीन के तौर पे ले लेते और फिर हमें कुछ खाने पीने की जरूरत ही नहीं रहती, सब शांति से घर में पड़े रहते। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ बैक्टीरिया ही है जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर सकता है और उसको डिफिक्सेशन भी कर सकता है। जो उसके नाइट्राइट और नाइट्रेट फॉर्म है, जिसके बाद उसका कन्वर्ट होता है ना जो प्रोटीन्स में, और जो सो कॉल्ड वाइटामिन्स यूएसए एसेंट में, जिसको विटामिन्स भी बोला जाता है। बेसिकली विटामिन्स ही हम बोलते हैं, पर कुछ सेलिब्रिटी आजकल जो वो यूएस एसेंट में आके वाइटामिन्स वाइटामिन्स करते सब बोलते हैं। तो विटामिन्स जो है नाइट्रेट और नाइट्रेट्स उसमें कन्वर्ट करके ही उसमें से प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारी चीजें बनती है और फिर वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है। तो वो सब होता किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। वो राइजोबियम और वो सब टाइप के अलग अलग बैक्टीरिया है, उसकी हम डिटेल में बात कभी करेंगे, मौका मिला तो। अभी तो हम इस पे गौर करते हैं कि तो ये एटमोस्फेयर वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो सॉइल में बैक्टीरिया होता है उससे, ठीक है। अब सॉइल में बैक्टीरिया जो ज्यादातर जो फिक्सेशन वाला काम कौन करता है? जो पल्सिस के प्लांट होते हैं ना, पल्सिस समझते हो ना, ठीक है। जो बीन्स, तो पल्सिस के जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स पे जनरली ये होते हैं और ये उसको फिक्सेशन करते हैं। इसीलिए जो पल्सिस होते हैं, बीन्स होते हैं, उसमें ज्यादातर क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। मिल रही है लिंक? तो ये प्रोटोप्लाज्म जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, अब उनको ज्यादातर हम ही खाते हैं, ठीक है। तो वहां से कहाँ आएगा? मतलब ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनके बॉडी में आया। अब इसका जो कन्वर्जन जो होता है ना, वो जो नाइट्रोजन फिक्स हो गया उसका कन्वर्जन किस में होता है फिर? तो वो उसका कन्वर्जन होता है एमोनिया में, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में जो एमिनो एसिड बनता है वो भी उसी की वजह से बनता है, ठीक है। और वो ज्यादा नहीं बनना चाहिए वरना तो अभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो एमिनो एसिड जो है वो उसमें कन्वर्ट होता है और जो एक्सेस होता है हमारे बॉडी में वो जनरली किस निकल जाता है? हमारे यूरिन में निकल जाता है। जितना यूजफुल होता है उतना हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी का एक्सेस निकल जाता है। तो वो जो एक्सेस निकल जाता है फिर वो जाता है कहाँ? सूएज में, गटर थ्रू। वो जाके जहाँ से गटर में वहाँ पे डिकम्पोज होता है फिर सूएज में, और वो डिकम्पोज भी वहाँ बैक्टीरिया से होता है। डिकम्पोज होने के बाद वहाँ से जो गैसियस में वापस कन्वर्ट हो गया
वो एटमोस्फियर में। तो ये भी एक साइकिल का फॉर्म हुआ जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, डायरेक्ट अभी बता दिया। दूसरा एक धीरे धीरे करके चलते हैं। तो इन शॉर्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट और ये एमोनिफिकेशन वाला पार्ट हम समझे, ठीक है। डायरेक्ट नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट जो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका नाइट्रिफिकेशन भी होता है, वो भी जो एटमोस्फेरिक और बैक्टीरिया जो उसमें रीजन है। साथ में इंडस्ट्रीज में से जो आपने देखा होगा चिमनीज में से गैस निकलते हैं तो ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड होते हैं, पर उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसमें से, तो उसी में से नाइट्रोजन एटमोस्फियर में जाता है। इसीलिए अब ये जो एमोनिया है, ठीक है, उसमें से जो जैसे मैंने बोला प्लांट में से एमोनिया में कन्वर्ट हुआ, फिर उसका नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में भी कन्वर्जन जो होता है, जो कि उसी के नाइट्रोजन के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म है, वो भी हमारे बॉडी में होते हैं एक केमिकल रिएक्शन से। और यहाँ पे भी अगेन कौन, बैक्टीरिया, तो उनकी वजह से होता है। और फिर लास्ट में डीनाइट्रिफिकेशन जो हो जाता है नाइट्रेट्स में से। जैसे मैंने बताया कि भाई सूरज में हमारे जो गया है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, उसमें से जो नाइट्राइट्स के जो प्रोडक्ट्स है उसको डीनाइट्रिफिकेशन करके भी एटमॉस्फेयर में कौन डालता है, राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया। तो ये सारी चीजें जो है ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन मेंटेन रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, दो चीज इसमें से मेन आप समझे। पहली चीज, ना ही हम और ना ही प्लांट डायरेक्टली इसको यूज नाइट्रोजन को कर सकते हैं, पर नाइट्रोजन एसेंशियल सबके लिए है, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन रोल प्ले करता है नाइट्रोजन साइकिल में, बैक्टीरिया, ठीक है। और ये आगे की साइकिल में भी हम देखेंगे कि बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए जो एक थियरी है ना कि भाई अर्थ पे सबसे पहले लाइफ में बैक्टीरिया आया था, उसको ज्यादा मतलब इससे प्रूफ मिलता है कि भाई ये बात सच हो सकती है कि अगर बैक्टीरिया पहले आया था तो ही ये सब फिक्सेशन पहले हुआ और फिर दूसरे प्लांट और एनिमल्स फॉर्म हो पाए होंगे। विदाउट बैक्टीरिया वो नहीं लगता पॉसिबल हो सकता है। तो ये दो चीजें मेन यहाँ पे हमने देखी और ये नाइट्रोजन साइकिल आपको समझ में आया। अब आपको ये भी बताऊं कि कभी कभी फिजिकल प्रोसेस से भी ऐसे नाइट्रोजन में कन्वर्जन हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताओ, लाइटनिंग जो होता है ना, थॉर वाली जो लाइटनिंग होती है बिजली, उसमें क्या होता है कई बार उसकी वजह से जो एयर में जो नाइट्रोजन है वो फिक्स हो जाता है और सॉइल में जब गिरती है तब भी हो जाता है। तो ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जिससे हो सकता है विदाउट बाय बैक्टीरिया, मैंने बताया, ओके। और इंडस्ट्रियल और उसके अलावा जो यहाँ पे इन शॉर्ट डिस्कस किया था, उसके अलावा ये भी एक पॉइंट है जो आपको एक्स्ट्रा बताया मैंने। अब चलते हैं हम कार्बन साइकिल पे। कार्बन जो है अर्थ पे उसके डायमंड और ग्रेफाइट, ये दो फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में वो मिलता है, डायमंड और ग्रेफाइट। और एक कोल्ड फॉर्म भी जो बोल सकते हैं हम, जो कि हमें मिलता है सॉइल के अंदर से, अर्थ के अंदर से डीप करने से। पर हमें कार्बन वैसे प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन कौन से फॉर्म में होता है जनरली, CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप लोग को पता है हमारे लिए यूजफुल है नहीं, हम तो उसको क्या कर देते, एक्सेल कर देते ना हम जब रेस्पिरेशन करते तब। अब इसका यूज कौन करता है, तो यूज करता है यहाँ पे अगेन प्लांट्स। देखो इसीलिए देखो हर चीज में देखो बैक्टीरिया प्लांट चीजें आ रही है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में पहले कौन आया था, प्लांट्स। तो इसीलिए प्लांट्स इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब बार कोई भी चीज के सॉल्यूशन में ऐसा बोला जाता है कि ग्रो मोर ट्रीज। प्लांट जो है, अब ये प्लांट जब फॉर एग्जांपल के उसकी डेथ हो गई, ठीक है, और कोई भी रीजन से साइक्लोन आया या कट गया और वो क्या हो गया, गिर गया। अब उसके जो फॉसिल्स है वो जमीन में रहेंगे सालों तक, उसके जो कुछ भी बॉडी के पार्ट्स है फॉसिल से सालों तक रहेंगे। तो उसका किसमें कन्वर्जन होगा, कोल में। देखो कोल जो है ना वो सिर्फ प्लांट में से बन सकता है, पर पेट्रोलियम जो है ना वो एनिमल में से भी बनता है और प्लांट बॉडी में से भी बनता है। और कोल सिर्फ किसमें से बनता है, प्लांट्स में से। ऐसे कोल वैसे भी ऐसा ही लगता है लकड़े जैसा, तो उसी में से बनता है। तो ये कन्वर्जन हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होता है, कोल तक पहुंचे। अब कोल को जैसे हमने कंबस्ट किया रेलवे में या कोई भी प्लांट में, फैक्ट्री में, तो फिर वापस उसका धुआं निकल गया, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, ओके। वैसे ही पेट्रोलियम चलाया और CO2 एटमॉस्फेयर। फिर प्लांट के जो मतलब बॉडी, उसमें जो भी फ्रूट होता है, वेजिटेबल होता है, पत्ते होते हैं, हमने खाए,
खाए तो हमारे एनिमल बॉडी में है। तो प्लांट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ना जनरली होता है C6H12O6 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बन होता है, जो हम प्लांट बॉडी में से खाते हैं ना उसमें जनरली ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलता है। तो इसलिए कार्बन आया हमारे बॉडी में। अब जैसे हमारे बॉडी में भी ऐसा है कि भाई सालों तक अगर जमीन में पड़ी रही, उसके फॉसिल्स बने तो उसमें से मैंने बोला ऐसे पेट्रोलियम जाएगा, उसमें कार्बन जाएगा। उसका इनऑर्गेनिक जो कार्बोनेट बनेगा बॉडी में से, अगर फॉर एग्जांपल कोई पानी में गिर गया उसके वहां पे मौजूद, तो उसका इनऑर्गेनिक कार्बोनेट बनेगा। और वो इनऑर्गेनिक कार्बोनेट से जो शेल बनते हैं ना, जो मरीन जो आप देख रहे हो जिसको हम स्नेल बोलते हैं, शंख, जो शेल होते हैं उनकी बॉडी पे जैसे टर्टल टॉर्टोइस के, तो उसमें ये इनऑर्गेनिक कार्बोनेट होता है। तो वहां से एक्चुअली वो आता है। और हम जो रेस्पिरेशन करते हैं उसमें निकाल देते हैं, इसलिए CO2 एटमोस्फियर में आ जाता है। और सारी प्रोसेस का डिकम्पोजिशन होता है, जैसे कि किसी की बॉडी पड़ी रही और वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती है, डिग्रेड होना, सड़ना शुरू हो जाती है, तो उसमें से भी CO2 एटमोस्फियर में चला जाता है। तो ये रेस्पिरेशन डिकम्पोजिशन से भी चला जाता है। प्लांट्स में से इतनी प्रोडक्ट्स होती है। और एक चीज यहाँ पे बताना रहेगी कि CO2 से डायरेक्ट कार्बोनेट भी फॉर्म हो सकता है वाटर में, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और उससे लाइमस्टोन मतलब के चूना, जो चूना होता है ना लगता है, तो ये भी उससे ही ऐसे फॉर्म होता है। जब चूना जब लगाना होता है जैसे दीवारों पे, तो उसको गीला करते हैं। जब गीला करते हैं ना तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, हीट निकलता है, वो हीट निकलता है तब ऐसे उसमें बुलबुले होते हैं, तो उस वक्त उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज होता है और वो एटमॉस्फेयर में, ऐसे साइकिल चलती रहती है। और यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स, क्योंकि वो ही क्या करता है, CO2 को डायरेक्ट यूज कर सकता है और उसमें से कार्बन ऐसे वो साइकिल घुमाता है। ऑक्सीजन साइकिल मतलब के O2। अब ऑक्सीजन जो है हम तो डायरेक्ट यूज करते हैं उसको रेस्पिरेशन में, हम हमारे बॉडी को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, हाँ सिवाय बैक्टीरिया के। देखो ये वाला जो भी जो प्रोसेस था ना नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में करता है बैक्टीरिया, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं, जो क्या ऑक्सीजन के एब्सेंस में करता है। और बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ, ये इसके बैक्टीरिया को छोड़ दो, बाकी सारे क्या करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। तो रेस्पिरेशन में डायरेक्ट O2 का यूज किया हमने, हमें पता है इसका अराउंड 20.8% मतलब कि 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब इसको हम रेस्पिरेशन में करते तो फिर अभी हमने देखा क्या निकालते हैं हम, CO2 एक्सेल करते। CO2 जो एक्सेल किया उसको एक ही प्रोसेस है, एक ही चीज से वो डायरेक्ट हो सकता है बैलेंस, किससे, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस मतलब कि जो प्लांट करते हैं, और फिर वो वापस क्या करते हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में देते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ही प्रोसेस है जो रिटर्न करता है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में। समझ रहे हो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है। और कोई भी प्रोसेस अर्थ पे नहीं होती जो ऑक्सीजन को नेचर में रिटर्न कर रही है, इसलिए बहुत ही जरूरी है जितने ज्यादा ट्रीज हो, वरना ऑक्सीजन का जो बैलेंस नेचर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस से ही होता है, बाकी सब में उसका क्या होता है, यूज होता है। जैसे वाटर बनने में, यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने में, सब साइकिल जो घूमती रहती है उसमें ऑक्सीजन यूज होता है, पर वापिस उसको रिटर्न एटमॉस्फेयर में कौन करता है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो के ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो ऑक्सीजन साइकिल बहुत ही सिंपल है कि उसको रेस्पिरेशन में यूज करो, CO2 निकालो, CO2, और रेस्पिरेशन में हम H2O भी निकालते हैं। तो ये दो का डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से यूज होकर O2 वापस उसमें जाता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलता है जो कि खा जाते हैं एनिमल्स। अब लास्ट टॉपिक हमारा ओजोन लेयर। ओजोन का जो है ना सिंबल केमिकली O3 है ओजोन का। यहाँ पे एक चीज और बात करनी रहेगी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, हीट को एस्केप नहीं होने देता। एक तो वो हैवी गैस है, इसीलिए वो, जैसे ओजोन जो है ना वो लाइट गैस है, तो वो ऊपर है अर्थ की सरफेस से स्ट्रेटोस्फियर में, तो वहां पे ऊपर है, और जबकि ये अर्थ की सरफेस पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसकी वेपर डेंसिटी हाई होती है, तो ये नीचे है। अब हीट एस्केप नहीं होने दोगे तो सरफेस पे ज्यादा हीट बना के रखेगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा हीट बना के रखेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल तो है प्लांट्स के लिए, इसलिए ग्रीन हाउस, पर उससे क्या होता है फिर ग्लोबल वार्मिंग, ज्यादा वार्मिंग, और उसकी वजह से हमें पता है कितने कितने इफेक्ट आ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं और काफी सारे प्रॉब्लम वो पता है। तो इन शॉर्ट वो ग्रीन हाउस गैस में कंसिडर होता है और उसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। हम अभी ओजोन की बात कर रहे हैं। ओजोन एक बहुत ही अच्छा काम करता है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे थे, तो अर्थ में से जो बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाले जो
रेस आते हैं जिसको यूवी रेस, अल्ट्रा वायोलेट रेस बोला जाता है, इस यूवी रेस को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इतना अच्छा काम है, ये यूवी रेस अगर अर्थ पे आ गए हमारे तो बहुत ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, एवरेज 5 to 10 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज होगा ही होगा, पर हमारी स्किन पे भी इसकी इफेक्ट होगी और वो इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट होगी। तो ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत अच्छा काम। पर अब क्या हुआ है, ओजोन लेयर डेप्लेट हुआ है बिफोर मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नया बुक में आया नहीं है। मार्च 2020 के बाद ओजोन लेयर काफी अच्छा हीलिंग होने लगा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया रुक गई कोरोना की वजह से, और ओजोन लेयर का धीरे 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 जो डेप्लेशन का हुआ था वो वापिस फॉर्म होने लगा है। पर उससे पहले तो ये काफी डेप्लेट हो चुका, इवन दो ऑस्ट्रेलिया और कुछ पोलर रीजन्स पे ओजोन होल हुआ है। ओजोन होल की मतलब क्या है कि वहां पे ऑलमोस्ट ओजोन का लेयर फिनिश हो गया है, मतलब कि वहां तो डायरेक्ट यूवी रेस आएंगे, इसलिए वहां ऑस्ट्रेलिया में काफी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। आप देख रहे हो कि ग्रीनलैंड में भी, ग्रीनलैंड और जो एंटार्क्टिका में भी ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे, तो रीजन ये है। तो ये डेप्लेट किसकी वजह से होता है, तो ये होता है बेसिकली CFC HFC जैसे गैस की वजह से, जिसमें मेन रीजन ये है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसका मतलब होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये CFC जो है ना, ये होता किसमें से निकलता है, तो कोई भी आपका कूलिंग डिवाइस है आपके घर में या कहीं पे भी, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, जिसके बिना भी हम रह नहीं सकते, पर उसमें फ्रीऑन गैस करके यूज होता है जो कि इसको कूलिंग करता है। तो ये क्या करता है कि उसमें जब प्रोसेस होती है कूलिंग की, उसके बाद उसमें आउटपुट में निकलता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये लाइटर होता है, जाता है स्ट्रेटोस्फियर तक। एक CFC का एटम 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक जो क्लोरीन का उसमें एटम है ना CFC में, वो 1 लाख उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सोचो कि इसके वजह से कितना डेवलप होगा। पर खुशखबरी बता दूं कि जैसे हम अभी जो नए इन्वेंट हुए, ये पहले की बात है, जो ये 1985 के पहले जो इन्वेंट किए हुए एसी थे, जो कि 2010 तक चलते थे। अभी मोस्ट ऑफ जो एसी आ रहे हैं नए, उसमें ना ग्रीन कलर का ऐसे लीफ जैसा सिंबल लिखा होगा, मतलब कि ऐसा बताता है कि भाई ये नेचर को हार्म नहीं करता। तो वो जो एसी होते हैं जो अभी आप नए बाय करते हो, उससे वो पता चलता है कि वो CFC या फिर HFC जैसा कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज नहीं करता। तो जैसे मेरे घर पे मैंने ऐसा ही एसी लगाया है, तो ऐसे अगर आपके अभी तो जो हो तो उसे निकालना मत, पर अगर फ्यूचर में कभी आपका प्लानिंग हो तो एसी लेने से पहले वो सिंबल देख लेना, ताकि हम हमारे नेचर को इतना तो कम से कम कंट्रीब्यूट कर सके कि हम ओजोन लेयर को डेप्लेट ना करें। तो ये ओजोन लेयर की बात हो गई, और ये 3 साइकिल की बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक थे। इसमें से कुछ ना कुछ तो हर स्कूल वाले पूछते ही है, अगर ना पूछे तो क्वेश्चन पेपर फाड़ देना पक्का, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।